Right. So now we are starting up with a new topic that is chemical properties of metals. हम लोगों ने physical properties of metals last class में discuss कर ली थी and you people were given an assignment to make the tabular differentiate between physical properties of metals and non-metals है ना? And I hope you people have done that. उम्मीद तो कम है वैसे पर ठीक है. राइट. चलो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से डिस्कशन करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले ये मैंने आपको जैसा लास्ट क्लास में भी बताया था कि अब आप लोग को ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा रिपीटिव लगने लगेंगी कि ये पहले भी पढ़ा है मैम, एसिड में भी पढ़ा है मैम, नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है. तो ये वैसे ही प्रॉपर्टीज रिपीट होने लग जाएंगी तो यहाँ बहुत इजी लगेगा आपको. रिएक्शन विद ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. मेटल ऑक्साइड्स के बारे में हम पहले भी पढ़कर आए हैं. हम लोगों ने इनफैक्ट जब फर्स्ट चैप्टर ही शुरू किया था तो हमने वहां पर पहला रिएक्शन ही मैग्नीशियम का पढ़ा था विद ऑक्सीजन. रिमेम्बर जब हमने पढ़ा था वो डार्जिलिंग व्हाइट लाइट के साथ बर्न करेगा, याद आ रहा है सबको, और एक व्हाइट ऐश बनेगा. तो वो व्हाइट ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा जिसे आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे एंड देन लिटमस टेस्ट करेंगे तो वो क्या शो करेगा? इट इज बेसिक इन नेचर. राइट और नॉट? मेटल का ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक इन नेचर होगा. तो वो वहां अपनी बेसिक प्रॉपर्टी लिटमस टेस्ट में शो करेगा. बिल्कुल ऐसे ही मेटल के सारे ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर. और आगे यहाँ पर पढ़ते हैं तो सबसे पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं. मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. आपने ऑक्सीजन कहाँ से लिया? एयर में से. और बना बेसिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक इन नेचर होता है. मतलब बेसिक इन नेचर होता है मतलब इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू. PRP. इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू. ठीक है. Metals react with oxygen to form metal oxides. They are basic in nature. Some of them form alkalis. Some of them form alkalis मतलब not all bases are alkalis, but all alkalis are bases. है ना? हमने ये बात कैसे याद की थी? ऐसे याद कर लो. ये सारे के सारे यहाँ पर बेसिस हैं. इसमें से सिर्फ ये थोड़े से बेसिस जो कि वाटर सॉल्युबल हैं, सिर्फ इस कैटेगरी को एल्कलीज कहते हैं. राइट. और ये बाकी सब जो हैं ये सब बाकी बेसिस ही हैं. तो इसका मतलब क्या, मैं अगर आपसे पूछूं क्या ऑल एल्कलीज बेसिस हैं या सारे एल्कलीज बेसिस हैं? यस, वो उसी कैटेगरी से तो हैं तो सारे एल्कलीज बेसिस हैं. पर क्या सारे बेसिस एल्कलीज हैं? ये वाले बेसिस क्या एल्कलीज हैं? तो नहीं है. है ना? आ रही है ना? सिंपल सी बात है ना समझ में, कि सिर्फ कुछ ऐसे बेसिस जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं आप उन्हें एल्कलीज कह देते हैं. अब यहाँ पर देखें, द फिगर ऑफ रिएक्शन विद ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. मेटल कितना रिएक्टिव है उस पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कितना विगरस होगा. स्पॉन्टेनियस होगा, विगरस होगा, एक्सोथर्मिक होगा, कैसा होगा वो रिएक्शन, उस पे वो डिपेंड करेगा कि कितना रिएक्टिव मेटल आपने लिया है. ठीक है बच्चे. तो सबसे पहले अभी आगे चलते हैं. अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक्चुअली नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लिया था. और रिएक्टिविटी सीरीज जिसने पढ़ लिया हो वो ये ग्राफ ड्रॉ कर सकता है. यहाँ बुक आपको क्या कोशिश करा रही है? यहाँ बुक ट्राई करा रही है कि आप पहले ये देखें कि सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर दिया, पोटेशियम ने कैसा कर दिया, लिथियम ने कैसा किया. उसके बेसिस पर आप बोलें कि सोडियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सोडियम देन लेसर रिएक्टिव, उससे भी कम जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्टिव. तो धीरे-धीरे रिएक्टिविटी, क्योंकि उनके विगर पे आप डिसाइड कर रहे हो रिएक्टिविटी सीरीज, तो आप उसके विगर पे रिएक्टिविटी सीरीज को समझोगे. हम इसे कॉन्ट्ररी कर चुके हैं. हम रिएक्टिविटी समझ चुके हैं. तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें जो लीडिंग वंस हैं, जो ऊपर से टॉप से आते हैं, वो ज्यादा विगरसली रिएक्ट करेंगे, बाद वाले थोड़ा मॉडरेटली रिएक्ट करेंगे. है कि नहीं बच्चे? तो आप इस कॉन्सेप्ट को बोथ वेज समझ सकते हो. यहाँ बुक जो पोर्ट्रे करना चाह रही है दैट इज कि आप कॉन्सेप्ट को समझो कि पहले कौन कितना विगरस रिएक्ट कर रहा है और अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज इनके बेसिस पर बनाई गई है. तो देखें यहाँ पर सबसे पहले जैसे वो हमें बता रहे हैं एक एग्जाम्पल कि सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड कॉल्ड सोडियम ऑक्साइड. रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट हो जाएगा. ठीक है.
और एक बेसिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसका मतलब सोडियम रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, तो अगर आपको सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के से बचाना है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? एनीवन? 9th क्लास में पढ़ा है, क्या करेंगे? मैम केरोसिन में स्टोर करेंगे। तो उसको केरोसिन में डिप कर देंगे, ताकि उसको ऑक्सीजन टच नहीं कर पाए। अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो रिएक्ट करेगा ना, तो अगर आपको उसको स्टोर करना है तो आप उसे केरोसिन में डिप करके स्टोर करते हैं। ऐसे ही आप पोटेशियम को भी केरोसिन में ही स्टोर करके डिप करते हैं। एक ऐसे ही बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, उसे आप वाटर में डिप करते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? अभी के लिए हमने पढ़ा कि रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाता है। इसी तरीके से जो पोटेशियम है ये भी रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाता है और एक बेसिक ऑक्साइड बना देता है, अगेन पोटेशियम ऑक्साइड, दैट इज K2, है ना? दे आर आस्किंग यू टू राइट द Ma'am, रिएक्शन ऑन योर फोन। हाँ excuse जी me, बच्चे। ma'am, I have to leave right now. I'll try to submit the classwork and homework before I go to sleep. I already mentioned beta, you can simply write bye and may leave. Sorry, ma'am. I told you know before starting with the 10th class batch, I told you know simply write bye and you may leave. Oh, I didn't listen. I was writing. आप भी ठीक है? Thank you, ma'am. चलें अभी आगे। तो सोडियम एंड पोटेशियम दे आर सो रिएक्टिव दैट दे रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप से ही रिएक्ट कर जाते हैं विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, ऑक्सीजन at room temperature. They catch fire and start burning when kept open in the air. In fact, potassium and sodium are stored under kerosene to prevent their reaction with oxygen, moisture, and carbon dioxide of air so as to protect them. Since potassium and sodium react with oxygen even at room temperature, therefore they are very reactive. इसीलिए हम इन दोनों को बहुत रिएक्टिव बोल रहे हैं। ठीक है ना बच्चे? चलें अभी another metal which is very reactive, lithium. एक्चुअली क्या होता है बेटा? LiNaK, ये तीनों ही बहुत रिएक्टिव है। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। Just like sodium and potassium metal, lithium metal is also stored under kerosene to prevent this reaction. Please note that lithium, sodium, and potassium are all alkali metals because they belong to the group metal known as alkali metals. ये पूरे के पूरी फर्स्ट चेन है जिन्हें एल्कली मेटल्स बोला जाता है। आपको पता है जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की पहली वाली जो सीरीज है उसे क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स। और जो सेकंड लाइन है उसको सब भूल जाओ, ऐसा डिलीट ऑल बटन प्रेस करके आया करो नेक्स्ट क्लास में पक्के से। एल्कली अर्थ मेटल्स, क्यों अर्थ में प्रेजेंट होते हैं ना उनके कंबाइंड स्टेट में उनके ओर्स। नहीं, किसी को याद नहीं है? कोई आइडिया नहीं है? एट बहुत अच्छे बच्चे हैं, 8th में पढ़ा था। तो डिलीट ऑल हो गया। ऐसा कभी कभी डस्टिंग करते रहा करो बेटा। जब डस्ट हो जाती है ना कॉन्सेप्ट्स पे, तो कभी कभी बुक्स के साथ टाइम स्पेंड कर लो तो डस्टिंग हो जाती है वहां पे। तो कभी कभी कर लेना चाहिए, ओके? तो आपने जो ये LiNaK पढ़ा, ये तीनों के तीनों एल्कली अर्थ में एल्कली मेटल्स हैं। इस क्यों एल्कली कहा है इनका नाम? क्योंकि ये सब एल्कलीज बनाते हैं, मतलब इनके ऑक्साइड्स जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलें अभी आगे। ओके, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, तो उन्हें सिर्फ हम बेसिस कहेंगे। But some of the metal oxides dissolve in water to form alkalis. Sodium oxide, potassium oxide, they are soluble in water. That is why they are called alkali. इसीलिए अब हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नीचे will use the term alkali. ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? जल्दी से ये रिएक्शन लिखो फटाफट से अपनी नोटबुक्स में, क्विकली। जल्दी से दो दो बार लिख दो फटाफट से, फिर नेक्स्ट समझना शुरू करते हैं मैग्नीशियम मेटल के बारे में।
संजना सबमिशन नहीं आया तो तेरी पिटाई हो जानी है। Every reaction that you people write, make sure that is a balanced reaction बच्चे। हमेशा वो रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन होना चाहिए, ओके? चले नेक्स्ट करें। स्टेट जरूर लिखो साथ में रिएक्शंस के। कहाँ सॉलिड लिया, कहाँ लिक्विड स्टेट लिया, कहाँ गैसियस स्टेट लिया, ठीक से मेंशन करो। Let me know once you people are done. Done everyone? चले आगे नेक्स्ट करें। ओके, मैग्नीशियम मेटल। इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे नहीं होता ये रिएक्शन। याद करो मैग्नीशियम को जब बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो बर्न करना पड़ा था ना, तो उसको बर्न करना पड़ा था, तो बर्न करना पड़ा था मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर हायर है। इसका मतलब उसे अचीव करने के लिए हीट देनी पड़ी थी, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए हीट देना पड़ा। ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन एयर में पड़ा हुआ रिएक्ट नहीं कर गया ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब कंपैरेटिवली उसका रिएक्टिविटी कैसा है, स्लोअर है देन LiNaNK। आ रही है बात समझ में बच्चे की नहीं आ रही? Okay. Now it does not react with oxygen at room temperature, but on heating, magnesium metal burns in air, giving intense heat and light to form basic oxide magnesium oxide, जो कि white powder, white ash की तरह नीचे मिल जाता है। dazzling white light के साथ burn होता है और नीचे white ash की तरह, white powder की तरह मिल जाता है। बोलो अगम बच्चे। Ma'am, if lithium also is like amongst the most reactive, why isn't it in the reactivity series? बेटा एक्चुअली बहुत सारे अभी ना जब आप लोग 10th में, अभी तो आप लोग के खैर वो चैप्टर ही कट हो गया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो चैप्टर था जिसमें आप ऑर्डर समझते हैं। तो अगर आप ऐसे देखें ना कि LiNaK, तो जैसे जैसे आप मेटल्स की साइड में नीचे आते हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो आपको मिलेगा पोटेशियम, देन उसके बाद सोडियम, देन उसके बाद लिथियम। लेकिन आपने जो रिएक्टिविटी सीरीज बना रखी है वो बहुत इलेबोरेटेड नहीं बना रखी। 10th क्लास में जितनी रिक्वायर्ड है उसमें लिथियम रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए वो बीच में चेन में से लिथियम हटा दिया। पर रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम पहले आएगा, देन सोडियम आएगा, देन लिथियम आएगा। ठीक है, ये मतलब ये थोड़ी डीप बातें हैं जो आप सिलेबस में से कट है। तो नहीं तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते तो वहां ये बात आप लोग पढ़ते। तो अभी के लिए तो छोड़ दो इस चीज को, ठीक है? अभी के मतलब ऐसा मत समझो कि जो रिएक्टिविटी सीरीज आज पढ़ रहे हो सिर्फ वही है। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत डेप्थ में है, बहुत डिटेल में है, सारे मेटल्स अरेंज्ड हैं उनके रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली। तो आप लोगों को 10th में इतना रिक्वायर्ड नहीं है, तो मेजर वंस कवर्ड है, उसमें से बीच में से माइनर वंस हटा दिए गए हैं। ठीक है, चलें अभी यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो व्हाइट ऐश की फॉर्म में वहां पर हमें मिल जाता है। सिंस हीट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इट मींस मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव, है ना? आ गई ना बेटा बात समझ में कि नहीं आ गई? जो मैंने बात शुरू में समझाई वो रिलेटेबल लग रही है कि यहाँ पर आप रिएक्शन की विगर के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर रहे हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम इज लोअर देन पोटेशियम एंड सोडियम।
इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर पार्शियली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और अब क्या हो जाएगा, ये जो वाटर सॉल्युबल कंटेंट बनाएगा ये पार्शियली सॉल्युबल होगा। इसका मतलब अगर आप इस व्हाइट ऐश को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ तो वो मिल्कीनेस दे देगा उसके अंदर, और कुछ जो है वो नीचे फाइन पाउडर की तरह नीचे दिखेगा। तो इट इज पार्शियली सॉल्युबल, नॉट कंप्लीटली। गेटिंग इट एवरीवन और नॉट? नोट करो प्लीज, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नॉट फुल्ली डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट इज पार्शियली डिसॉल्व्ड। जब वो क्वेश्चंस आते हैं ना, एक्स एंड वाई है, एक्स का ऑक्साइड पार्शियली डिसॉल्व होता है, तब समझ में नहीं आती हैं चीजें अगर ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद ना हो। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिया करो। तो ये पार्शियली सॉल्युबल है, ठीक है ना? आगे चलें। अब ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं ये क्या करते हैं, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, हमें पता है, बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। एंड ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखें यहाँ पर, वी टेक अ मैग्नीशियम रिबन, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, और ये हम लोगों ने देखा है बर्नर पे बर्न कर दो, विग्रस रिएक्शन होगा, ब्राइट व्हाइट लाइट निकलेगी और साथ में ऐश बन जाएगी। इस ऐश को आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे, थोड़े से वाटर के साथ पहले ऐड करके शेक करेंगे, वी विल फाइंड आउट दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर पार्शियली। यहाँ पर अब आप इस सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिसॉल्व करें एंड टेस्ट करें विद ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। यू विल सी दैट इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, लेकिन ब्लू लिटमस पे इट विल शो नो इम्पैक्ट। ठीक है ना? सिंपल है बात। चलें आगे। तो सिंस मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट इज बेसिक इन नेचर, अ वेरी सिंपल एक्टिविटी एक्सप्लेन। चलें अभी आगे, नेक्स्ट करें। एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? उसे भी बर्न करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव। वो भी स्पॉन्टेनियसली बर्न नहीं हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट नहीं किया करेगा इनफैक्ट। तो वो भी स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, वो भी, उसे भी बर्न करना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम को भी ऑक्सीजन से कंबाइन करने के लिए हमें टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी टू द सिस्टम, और फिर बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड which is amphoteric in nature. Everyone, from here comes a very important point. एम्फोटेरिक इन नेचर, ये पेपर में जरूर आता है आपके एग्जाम में, ये इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। कौन से सेक्शन में आएगा वो पता नहीं है, पर क्वेश्चन जरूर आएगा इस पोर्शन से। तो इस पोर्शन को बहुत ध्यान से समझो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है, कभी दिस ऑक्साइड टर्न्स एसिडिक, कभी दिस ऑक्साइड टर्न्स बेसिक। कभी वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है, कभी वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। दैट दिस काइंड ऑफ अ नेचर इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सिंस द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम with oxygen takes place less readily than magnesium, aluminium is less reactive than magnesium. Though most of the metal oxides are basic in nature, but some of the metal oxides show basic as well as acidic in nature, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ऐसा ही एल्यूमिनियम मेटल और जिंक मेटल दोनों के ऑक्साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो आपको एल्यूमिनियम जिंकेट और आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स यहाँ पर जो है अभी स्टडी करने हैं अभी आगे। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, याद है मैंने आपको बताया था, एक सॉल्ट आपने यहाँ पढ़ लिया, एक सॉल्ट आप मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ोगे। याद आ रहा है कुछ? देखो, ये रहा वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सोडियम एल्यूमिनेट आपने यहाँ पढ़ा, और सोडियम जिंकेट आप वहां पढ़कर आए हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। याद आ रहा है किसी को? बोलो, माइक ऑन करके बोलो किसको याद आ रहा है। हमें याद है। क्या याद है? चलो बताओ, जिंकेट का फॉर्मूला बताओ फिर। मैम जिंकेट का Na2ZnO2। ओह, सच में नहीं याद था ना अद्विका? भूल गई थी ना? मैम याद था, हम जाने अच्छा वाली चलो, फिर मैंने क्या स्पेशल बताया था जिंकेट आयन के बारे में, बताओ। ये नहीं याद। अरे, मैंने कुछ ऐसा बताया हो कि
जिंक के साथ होना तो ये पॉजिटिव चाहिए, तो पर ये मेटल के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है? हाँ, मैम इसमें बताया था कि इसमें Na भी है और Zn भी है, तो फिर इसमें मेटल वाला पार्ट कौन सा है? और मैम एनायन कीटायन का बताया था कुछ। अच्छा है ना, कुछ 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 में ऐसा करने वाले हो तुम लोग। ऐसे लिख के आओ ना मैम, कुछ तो बताया था, कुछ कुछ और ऐसा करके कुछ कुछ में ही नंबर मिलने वाले हैं बोर्ड्स में। देखो, ये आपका क्या है, सोडियम जिंकेट। मैंने आपको ये बताया था कि ऑल्दो इसके अंदर एक पॉजिटिव आयन, एक मेटल है, लेकिन फिर भी ये जो जिंकेट आयन है, दिस कैरीज अ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है साथ में, तो इसीलिए दैट इज फोर्स टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। बताया था ये मैंने वहां पर, है ना? वीडियो रिकॉर्डिंग में है ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं ना, तो वहां देखना दोबारा से। ठीक है, ओके। तो आगे देखें, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। तो देखो, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब भी इसने एक सॉल्ट बना दिया। अगर कोई चीज एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बना रही है, तो वी आर वेरी श्योर वो बेसिक होती है नेचर में, है ना? तो देयर इज नथिंग न्यू इन इट। नो, मेटल का ऑक्साइड बेसिक ही होता है नेचर में, तो दैट्स ऑब्वियस, वो मेटल का ऑक्साइड है तो वो बेसिक ही होगा नेचर में। तो वो बेसिक है तो बेसिक बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। यही पढ़कर आए हैं हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। तो यहाँ तक तो कुछ भी नया और स्ट्रेंज पार्ट नहीं था। स्ट्रेंज पार्ट है यहाँ नेक्स्ट में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जब ये एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब भी सॉल्ट बना रहा है, पर सॉल्ट बना रहा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट, साथ में वाटर। तो इसका मतलब यहाँ ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा क्या, है ना? तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बड़ा स्ट्रेन सा करेक्टर है। ये क्या करता है, ये बार बार अपने नेचर चेंज कर रहा है। कभी ये एसिडिक ऑक्साइड बन जा रहा है, कभी ये बेसिक ऑक्साइड बन जा रहा है। इसीलिए एग्जाम में आना ऑब्वियस है, नई चीज है, अलग डिफरेंट है। बच्चे नहीं पढ़ाई करेंगे तो पक्का नहीं पता होगा, इसीलिए एग्जाम में तो जरूर पूछेंगे। ऐसा ही जिंक ऑक्साइड भी है, वो भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपको पढ़ने हैं और याद रखने हैं। ठीक है बच्चे, आ गई इतनी बात समझ में कि नहीं आई? जल्दी से ये रिएक्शंस लिखो फटाफट से, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस करने। तब तक मैं पॉज रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब तक आप लोग इसे लिख रहे हो फटाफट से नोट। राइट बच्चे, तो अब आगे चले, आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं आप। अब हम ये देख रहे हैं जिंक मेटल को। जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। अब ये थोड़ा माइल्ड सा टेम्परेचर देने पे भी नहीं बात बनती है, इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायर्ड होती है। ओनली वंस यू स्ट्रांगली हीट इट, देन इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड मेक जिंक ऑक्साइड, विच इज अगेन एम्फोटेरिक इन नेचर। और इसका रिएक्शन आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो ये यहाँ पर दोबारा नहीं लिखा है। लेकिन आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 8 लाइन्स छोड़ दो, 7-8 लाइन्स छोड़ दो, और वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से रिएक्शन लिखकर यहाँ मुझे नोट्स में सबमिट करके दोगे। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? जिंक ऑक्साइड का जो रिएक्शन है, जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में है, उसे आप लोग यहीं इसी नोट्स में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ लिखोगे। ओके एवरीवन, ठीक है ना? तो 8 लाइंस छोड़ दो इन रिएक्शंस के लिए, और वहां से पीछे से इसको कॉपी करना। मैम चलो जिंक अभी ऑक्साइड विथ NaOH। दो अलग अलग रिएक्शन होंगे, एक एसिड के साथ एक बेस के साथ होगा, जहां पर उसकी एम्फोटेरिक नेचर दिख रही होगी। ठीक है, वो है बच्चे, वहां पे मैंने वो कवर कराते हुए यहाँ पे भी दिखाया था, और यहाँ पे कवर कराते हुए उसका रेलेवेंस दे रही हूँ कि उसको दोबारा से यहाँ पर लिख लेना फॉर श्योर। ठीक है, चलें अभी आगे। Now, zinc oxide is an amphoteric oxide which reacts with acid as well as bases to form salt and water. This is described below. देखो मैं यहाँ पे, ओ ये तो रिएक्शंस यहाँ गिवन ही है, यहाँ पे भी गिवन है, तो फिर तो चलो लिखते हैं इनको। जिंक ऑक्साइड एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बन रहा है एक सॉल्ट और साथ में वाटर।
इसका मतलब बेसिक रिएक्ट कर रहा है, बेसिक शो कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी। तो दैट इज ऑब्वियस, एक मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक ही होता है नेचर तो में, तो दैट इज गोइंग बाय द रूल। तो नथिंग स्ट्रेंज, नथिंग न्यू है ना। जिंक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट और एक वाटर बनेगा ही, दिस इज ऑब्वियस, ये बात करेक्ट है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये जिंक ऑक्साइड NaOH से जब बेस से रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड, ये देखो वही जिंक ऑक्साइड एक बेस से रिएक्ट कर रहा है, बन रहा है फिर भी सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है बट एक सॉल्ट है और साथ में वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, दिस इज शोइंग इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी हियर। गॉट इट एवरीवन और नॉट? आ रही है ना सबको बात समझ में? जल्दी से लिख लो इस रिएक्शन को फटाफट से और फिर आगे चलते हैं। मैं आप लोगों के लिए पॉज स्क्रीन कर देती हूँ। आप लोगों को रिएक्शंस दिख रहे हैं? जल्दी से लिखो, मैं नेक्स्ट कंटेंट निकाल दूं स्क्रीन पे जो हमें पढ़ना है। जल्दी जल्दी से लिखो बेटा, फटाफट से। No. No. ओके देन, चले फिर यहाँ पे देखें। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आगे का जो कंटेंट है हमारा, कि अब और इससे स्लो रिएक्टिंग मेटल कौन से हैं। आयरन, इट डज नॉट बर्न इन एयर इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। आप उसे कितना भी स्ट्रांगली हीट करो वो बर्न नहीं होगा, वो ऑक्साइड बनाकर वैसे ऐश नहीं बनेगा। तो वो क्या करेगा, वो स्लो कंबशन करता है ना। कैसे करता है वो, ऑक्सीजन से रिएक्ट, वो स्लो कंबशन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म आयरन 2 और 3 ऑक्साइड। इसे दोनों के साथ, दोनों फॉर्म्स लिखी गई हैं, आयरन 2 और आयरन 3 ऑक्साइड। इसे देखो, ये आयरन 2 3 इस तरीके से ऑक्साइड लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना, ये फॉर्मूला कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, Fe3O4, नो इट इज नॉट देयर। तो ये एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है, सोचो चलो। आयरन 2 ऑक्साइड बनाओ, कैसे बनेगा? अगर आयरन 2 ऑक्साइड है, आयरन अपनी 2 वैलेंसी शो कर रहा है, तो आयरन की +2 एंड ऑक्सीजन की -2, क्या बना फॉर्मूला? FeO बना, राइट। और अगर Fe अपना 3 वैलेंसी शो करे, इधर +3 और इधर 2 माइनस, तो क्या बनेगा? 52 Fe2O3। लेकिन ये तो बना नहीं, तो ये कहाँ से आया? ध्यान से देखो, ये एक्चुअली हमारी कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ राइटिंग है, दीज टू टुगेदर। ध्यान से देखो, Fe2 और 1 टुगेदर इज Fe3 एंड O3 and 1 together is O4. तो दिस इज कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ राइटिंग दीज टू टुगेदर। एक्चुअली जो बहुत सारी बुक्स में आपको ये रिएक्शन मिलेगा, आपको ऐसे ही मिलेगा, FeO प्लस Fe2O3, ऐसा दिखेगा आप। एंड दिस इज आयरन 2 ऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो अगर कहीं ऐसा रिएक्शन देखो तो घबराना मत, दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। ओके, आगे चलें अभी। The reaction of iron with oxygen takes place less readily than that of zinc. So iron is less reactive than zinc. Zinc से भी लेस रेडिली होता है ये रिएक्शन, इसलिए ये जिंक से भी कम रिएक्टिव है। प्लीज नोट दैट दो अ पीस ऑफ आयरन मेटल डज नॉट बर्न इन एयर, बट आयरन फिलिंग स्मॉल पार्टिकल्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर्स। तो वो कह रहे हैं जो छोटे आयरन फिलिंग्स होते हैं वो जब आप बर्नर के अंदर डालते हैं तो वो स्प्रिंकल हो जाते हैं, मतलब तब वो आपको बर्निंग दिखते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत छोटे हैं। तो अदरवाइज जो आयरन मेटल के आपको बड़े ब्लॉक्स दिखेंगे वो आपको बर्निंग नहीं दिखेंगे एयर के साथ। ओके, नेक्स्ट इज कॉपर मेटल। अच्छा, विद दिस कैन यू टेल मी, इज रस्टिंग ऑफ आयरन द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन और विद ऑक्सीजन और नॉट? यस इट इज। तो इज इट एक्सोथर्मिक? श्योर। मैम तब वाटर भी तो होता है, तो मॉइस्चर। नहीं, वाटर तो होता है, पर ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन का, अगर आप इसे ऑक्सीडेशन कह रहे हो रस्टिंग को, कि आपने सबने यस में हेडशेक किया जब मैंने पूछा कि क्या ये ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन है, मतलब क्या ये ऑक्सीडेशन है, तो आपने सबने हाँ कहा, राइट। तो क्या ये एक्सोथर्मिक है?
क्या हीट निकलती है रस्टिंग से? निकलती है बेटा, बहुत, क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन है इसलिए बहुत कम होता है। तो आप अगर एक फ्रेश आयरन पीस को और एक रस्टेड आयरन पीस को अपने हाथ में लेंगे, तो आप दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस को फ़ील कर पाएँगे। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है? चलें अभी आगे। Copper metal also does not burn in air even on strong heating. It reacts with oxygen on of air on prolonged heating to form black substance copper 2 oxide. तो कॉपर को बहुत प्रोलॉन्ग हीट करना पड़ता है, तब जाकर के कॉपर फाइनली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। एंड ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। जल्दी से अपने जहाँ कलर्स नोट कर रहे हो वहां पर लिख लो, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है ऑफ कॉपर ऑक्साइड। मैम कॉपर के भी तो 2 होते हैं, क्यूप्रिस एंड क्यूप्रिक, तो वो क्यों नहीं ले देते हम? बेटा केमिस्ट्री पढ़ोगे ना आगे आगे तो आपको पता चलेगा, देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस, एवरी मेटल इज रिएक्टिंग डिफरेंट, एक्सेप्शन टू एक्सेप्शंस हैं, बहुत अलग अलग बिहेवियर्स हैं। आप किसी भी एक चीज को ऐसे होलसम स्टडी नहीं कर सकते हो कि एक फॉर्मूला बना दिया और इसमें स्टडी कर लो, इसके साथ ये होता है तो उसके साथ वो क्यों नहीं होता है, कैन नॉट बी डिफाइंड इन केमिस्ट्री बेटा। Right. चलें आगे। Since the reaction of copper with oxygen takes place less readily than iron, so copper is less reactive than iron. Silver and gold metals do not react with oxygen at high temperature, so they are still less reactive. मतलब ये तो आपकी जो reactivity series है उनमें least पर आ गए। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो एक्चुअली इन्होंने हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करके दिखाया, देखिए अभी सबसे पहले हमने सोडियम और पोटेशियम को पढ़ लिया था, फिर हमने मैग्नीशियम पढ़ा था, फिर हमने एल्यूमीनियम और जिंक पढ़ा था, फिर उसके बाद हम नीचे आए, फिर हमने क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ? एल्यूमीनियम जिंक के बाद आयरन पढ़ा था और फिर हमने कॉपर पढ़ा था। तो क्या हमें डिक्लाइनिंग दिख रहा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स? हमने इसे रिएक्टिविटी सीरीज में इसी ऑर्डर में पढ़ा है, बीच में और भी पढ़े हैं बहुत सारे, बट यस ये मेजर वंस हैं जो अभी डिस्कस हुए हैं, है ना बच्चे? आ रही है ना सबको? अनघा, अवेश, कैमरा क्यों ऑफ हो गया बेटा? द डिनर इज सर्व। मैम मैम पानी पीने गया। पढ़ाई करें। चलें अभी आगे। अब हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो करना चाह रहे हो इसे आज खत्म कराऊं? अच्छा, अद्विका सिंह यस, अगम सिंह नो। बाकी सब डिसाइड करो जल्दी से, मैं तो करा दूंगी, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। यही सारे के सारे मेटल्स हमें उन्हीं को वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ना है। तो मतलब आई विल टेक 15-20 मोर मिनट्स फॉर दिस। मैम मैं यस थोड़ी बोल रही थी। अच्छा, अद्विका यस नहीं बोल रही थी? नहीं नहीं मैम, वो नींद आ रही थी। अच्छा वो नींद, ओहो, तो इसका मतलब सब बच्चे मना ही कर रहे हैं। Avesh is playing smart. He is not reacting at all. No, yes, no, no. चलो मैम कोई बात हाफ नहीं। कर लो, हाँ क्या अद्विका? हाफ कर लेते। हाफ करते, ऐसा फिर हाफ करने में मजा नहीं आता, फिर तो करना है तो फिर पूरा टॉपिक ही करेंगे। तो चलो बाकी टॉपिक कल करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर बाद में करेंगे। लेकिन इसके सारे रिएक्शंस, बहुत अच्छे रिएक्शंस यहाँ पर आपने कवर किए हैं। कॉपर ऑक्साइड कैसा बना, कॉपर 2 ऑक्साइड, वो भी इम्पोर्टेंट है। एल्यूमिनियम और जिंक की एम्फोटेरिक नेचर शो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वो भी एग्जाम में आएंगे। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर किए हैं आज, इन्हें 2-2 3-3 बार लिखना और याद करना। नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस ऑफ दैट। ठीक है बच्चे लोग, चलो बाय बाय फॉर नाउ। Thank you, ma'am. Good evening, बाय ma'am. बाय। Bye, ma'am. गुड इवनिंग बच्चे।